हेलो एवरीबॉडी। हम कर रहे थे हमारा अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं। और ये इसका अब हम थर्ड टॉपिक करने जा रहे हैं इस चैप्टर का कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। इससे पहले जो दो टॉपिक हैं यानी जो जनन का बेसिक इंट्रोडक्शन है, भूमिका और अलैंगिक जनन, वो हम कर चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन आखिर ये है क्या चीज़ और ये कैसे होता है। तो आइए समझते हैं हम। सबसे पहले तो यह जानते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है। देखिए, हम लोगों ने वैसे तो पहले भी इस बारे में बात की थी जब हमने लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट किया था। लैंगिक जनन में क्या होता है कि लैंगिक जनन में हमें जैसे जो उच्च वर्ग के जो जंतु होते हैं या फिर हमारे पास पौधे होते हैं, उनमें क्या होता है कि जनन के लिए यानी नई संतान की उत्पत्ति के लिए दो जीवों की आवश्यकता होती है, एक माता की और एक पिता की। और विज्ञान की भाषा में जो माता होती है उसे हम क्या कहते हैं, मादा, और जो पिता होता है उसे हम क्या कहते हैं, नर। यानी जो पुरुष होता है उसे हम क्या कहते हैं, नर, और जो महिला होती है उसे हम क्या कहते हैं, मादा। ठीक है। यानी लैंगिक जनन जनन का वह प्रकार है जिसमें संतान की उत्पत्ति के लिए दो जीवों की आवश्यकता होती है और उन दोनों जीवों में भी एक जीव क्या होना चाहिए, मादा होना चाहिए, और दूसरा जीव क्या होना चाहिए, नर होना चाहिए। ठीक है। अब ये नर और मादा जो है ये क्या करते हैं, हमने ये भी पढ़ा था कि भाई सभी जो जीव जंतु होते हैं उनमें जो है बहुत विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, और वे कोशिकाएं जो जनन में विशिष्ट मतलब विशेष, हर कार्य के लिए एक अलग कोशिका होती है, अलग प्रकार की कोशिका होती है। तो वे कोशिकाएं जो जनन में सहायता करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, युग्मक। ठीक है। तो जो मादा की वे कोशिकाएं जो जनन में सहायता करती हैं वो क्या कहलाती है, मादा युग्मक। और जो नर की जनन कोशिकाएं होती हैं जो जनन में सहायता करती हैं यानी वे कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, नर युग्मक। अब मादा युग्मक का तो मुख्य कार्य क्या है कि भोजन भंडारण करना, ताकि आगे जब जनन का विभिन्न कार्य होता है तो उसमें डेफिनेट सी बात है ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, और ऊर्जा की आवश्यकता यानी भोजन की आवश्यकता होगी। तो मादा युग्मक का तो मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन का भंडारण रखना, साथ में नर युग्मक से मिलना भी। ठीक है। और जो नर युग्मक होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये गतिशील जनन कोशिका होती है। गतिशील यानी ये चल सकती है, यानी जो नर युग्मक होता है वह चलकर मादा युग्मक के पास जाता है, और फिर जब मादा और नर युग्मक दोनों मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है, युग्मनज का। किसका निर्माण होता है भाई, युग्मनज का। ठीक है। और इसी युग्मनज से ही आखिर में अंत में जाके नए जीव की या संतान की उत्पत्ति होती है। यानी अभी तक हमने क्या समझा, हमने यह समझा कि भाई लैंगिक जनन में दो जीवों की आवश्यकता होती है, एक मादा की और एक नर की। ठीक है। और मादा की वह कोशिका जो जनन में सहायता करती है क्या कहलाती है, मादा युग्मक। और इस मादा युग्मक का निषेचन करना, निषेचन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। निषेचन करना यानी कि नर युग्मक से मिलने के अलावा एक और महत्वपूर्ण कार्य होता है, और वह कार्य क्या होता है, भोजन भंडारण करना, ताकि जब सारे जनन के कार्य होते रहें उस दौरान जो भोजन की जो आवश्यकता है वह मादा युग्मक पूरी कर सके। ठीक है। और जो नर युग्मक होता है वह कौन प्रोड्यूस करता है, नर प्रोड्यूस करता है। यानी नर की वह कोशिका जो जनन में सहायता करती है नर युग्मक कहलाती है, और यह गतिशील जनन कोशिका होती है। गतिशील यानी यह चल सकती है, या नर युग्मक जो है चलकर मादा युग्मक के पास जाता है, और फिर मादा तथा नर युग्मक दोनों मिलके युग्मनज की निर्माण करते हैं। ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है कि लैंगिक जनन जनन का वह प्रकार है जिसमें दो कोशिकाओं की यानी एक मादा युग्मक की और एक नर युग्मक की आवश्यकता होती है, या फिर दो जीवों की एक मादा तथा दूसरे नर की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब हमारे पास अगला प्रश्न आती है, ये तो एक जनरल बात हो गई कि जो पेड़ पौधे हैं, पौधों में जनन कैसे होता है। तो जो हमारे पास पौधों में लैंगिक जनन है वह पुष्पों के माध्यम से होता है। पुष्पों के माध्यम से होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि पौधों के जो जनन अंग होते हैं वो पुष्पों में स्थित होते हैं। यानी पुष्प यानी फूल, विज्ञान की भाषा में जैसे हम थोड़ा ज़्यादा शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम फूल को क्या कह देते हैं, हम पुष्प। पर्यायवाची हैं दोनों। तो पौधों के जनन अंग जो होते हैं वो पुष्पों में स्थित होते हैं, इसीलिए इस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं, पुष्पीय लैंगिक जनन।
पौधों में लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन होते हैं। और अभी हम लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, तो पौधों में लैंगिक जनन पढ़ने का मतलब क्या है कि हम पुष्पीय लैंगिक जनन पढ़ेंगे अभी। ठीक है। अब उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास आती है कि भाई जो हम पुष्प की बात कर रहे हैं कि पुष्प जो है ना वह जनन अंग होता है। तो पुष्प के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं? वैसे हम ये छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो पुष्प के अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो मुख्यतः 4 भाग होते हैं। पहले तो ये जो नीचे वाला हरा हरा सा हिस्सा होता है ना, ठीक है, जो सीधा जाके टहनी से जुड़ा हुआ होता है, उसे तो हम क्या कहते हैं? बाह्य दल, क्योंकि सबसे बाहर का हिस्सा होता है। तो ये क्या हो गया? बाह्य यानी बाहर पुष्प के। तो जो सबसे बाहर का हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य दल। उसके बाद फिर जो रंगीन सी पंखुड़ियाँ होती है ना किसी भी पुष्प में, जो रंगीन सी पंखुड़ियाँ होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दल या फिर पंखुड़ी। ठीक है। और उसके बाद अगर पौधे को आप ध्यान से देखोगे पुष्प को, तो क्या देखोगे कि उसमें एक तो मोटा सा हिस्सा होता है, वो तो क्या कहलाता है? स्त्री केसर। और बहुत सारे छोटे छोटे से भी हिस्से होते हैं इस प्रकार के, उन्हें हम क्या कहते हैं? पुंकेसर। और ये आवश्यक नहीं है, ये भी एक चीज़ याद रखने की है कि पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों प्रत्येक पुष्प में उपस्थित हो। किसी पुष्प में केवल स्त्री केसर हो सकता है, किसी पुष्प में केवल पुंकेसर हो सकता है, और किसी पुष्प में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों हो सकते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इसी टॉपिक में। ठीक है। तो पुष्प के कितने भाग हो गए भाई? 4 भाग हो गए, बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि भाई पुष्प के जनन अंग कौन से होते हैं। हमने पहले बात क्या की थी कि लैंगिक जनन करने वाला पुष्प पौधे का कौन सा भाग होता है? पुष्प होता है लैंगिक जनन करने वाला। अब दूसरा प्रश्न आता है, इस पुष्प में भी वे कौन से भाग होते हैं जो जनन करते हैं? वे कौन से अंग होते हैं यानी कि? तो पुष्प में जो है ना 2 अंग होते हैं। हमने बात की थी भाई 2 आवश्यकताएं होती है, एक नर की और एक मादा की। तो पुष्प में ये वाला जो हिस्सा होता है, जो हमने बात की थी कि ये, इसे हम क्या कहते हैं? नर जनन अंग, और इसका नाम क्या है? पुंकेसर। ठीक है, ये वाला जो हमारे पास है ये क्या हमारे पास? पुंकेसर। और दूसरा हमारे पास जो ये वाला हिस्सा है, जो हमने पौधे में भी पढ़ा था, ये जो हिस्सा है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है? मादा, और इसे हम क्या कहते हैं? स्त्री केसर। यानी पुष्प के 4 भागों में से 2 भाग जनन अंग के हो गए, एक पुंकेसर और दूसरा स्त्री केसर। ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये पुष्प के जो नर जननांग है, नर जननांग कौन सा था हमारे पास भाई? पुंकेसर। याद है ना आप सभी को? अभी अभी हमने कहा था। इस पुंकेसर के कौन कौन से भाग हैं? तो आइए देखते हैं। अगर हम पुंकेसर को देखें तो हम पुंकेसर के को मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो इसका चौड़ा वाला भाग होता है, ऊपर वाला, इसको हम क्या कहते हैं? परागकोश। ठीक है। इस परागकोश का कार्य क्या होता है? परागकोश के अंदर परागकण विद्यमान होते हैं। ठीक है। और ये इस परागकण के अंदर ही जो है पौधे का नर युग्मक विद्यमान होता है। यानी क्या हो गया? हमारे पास जो पुंकेसर का ऊपर वाला मोटा हिस्सा होता है, इसे हम क्या कहते हैं? परागकोश। परागकोश यानी पराग जमा कोश, पराग को रखने वाला कोश। ठीक है, या पराग का कमरा। ठीक है। अब और इसके अंदर क्या उपस्थित होते हैं? परागकण उपस्थित होते हैं, और परागकण के अंदर ही हमारे पास क्या उपस्थित होता है? नर युग्मक विद्यमान होता है। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो दूसरा भाग होता है वह कौन सा होता है? तंतु। तंतु वह भाग होता है जो परागकोश को पौधे से जोड़े रखता है। जो लंबा वाला भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? तंतु। यानी पुंकेसर के 2 भाग हो गए, परागकोश और तंतु। और परागकोश के अंदर नर युग्मक विद्यमान होता है। ठीक है। यानी जो परागकोश है, जो हमें ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें देखो बहुत सारे डॉट डॉट से है ना, ये डॉट डॉट से क्या है? बहुत सारे परागकण। और इस डॉट के को भी अगर हम जूम करें तो इस डॉट के अंदर क्या है? हमारे पास नर युग्मक विद्यमान है। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास अगला हिस्सा आता है स्त्री केसर। स्त्री केसर यानी पुष्प का मादा जनन अंग। मादा जनन अंग को हम मुख्यतः जो है ना 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है हमारे पास जो ऊपर वाला हिस्सा है, मोटा थोड़ा वृत्तिकाग्र। ये एक चिपचिपा सा हिस्सा होता है, जो इसके ऊपर अगर कोई चीज़ आकर रखी जाएगी यानी तो वो चिपक जाएगी। ठीक है। दूसरा वही जो होल्ड करने वाला जो लंबा सा भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? वृत्तिका। और तीसरा हमारे पास क्या होता है? अंडाशय।
अंडाशय के अंदर क्या होता है, अंडाशय के अंदर मादा युग्मक विद्यमान होते हैं। अगर हम अंडाशय को थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो हम यहाँ देख सकते हैं अंडाशय के अंदर जो है बीजांड उपस्थित होता है, यानी ये क्या है, अंडाशय, अंडाशय के अंदर क्या है, बीजांड। इस बीजांड के अंदर क्या है हमारे पास, मादा युग्मक, और मादा युग्मक को ही हम क्या कहते हैं, अंड कोशिका। ठीक है, यानी जो हमारे पास स्त्री केसर है उसकी वह मादा जनन अंग है। इसके 3 भाग हैं, वृत्तिकाग्र, वृत्तिका और अंडाशय। ठीक है, और अंडाशय में बीजांड विद्यमान है और इस बीजांड के अंदर ही अंड कोशिका यानी कि मादा युग्मक विद्यमान है। उसके बाद अगला आता है हमारे पास, अब तक हमने ये पढ़ लिया है कि पुष्प के कितने भाग होते हैं और पुष्प के जो भाग होते हैं उसमें भी जनन अंग कितने होते हैं और उस जनन अंगों को भी हम कितने अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। अब हमने इतना उस पुष्प के संरचना के बारे में समझ लिया है, तो अब अगला आता है कि पुष्प कितने प्रकार का होता है। उनके लिंग के आधार पे, जो लिंग के आधार पे हम पुष्पों को 2 प्रकार में बांट सकते हैं। पहला है एकलिंगी और दूसरा क्या है, उभयलिंगी। एकलिंगी मतलब वे पौधे जिसमें स्त्री केसर या पुंकेसर, जो हमने नर तथा मादा जनन अंग पढ़े हैं ना, स्त्री केसर और पुंकेसर अलग अलग पुष्पों में विद्यमान हो, उसे हम क्या कहते हैं, एकलिंगी। जैसे कि हमारे पास हो गया पपीता और तरबूज। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जो एकलिंगी पौधे हैं ना उसमें पुंकेसर एक अलग फूल में उपस्थित होगा और जो हमारा स्त्री केसर है वो एक अलग फूल में उपस्थित होगा। यानी एक पुष्प में सिर्फ एक लिंग ही पाया जाएगा, चाहे स्त्रीलिंग पाया जाए यानी चाहे स्त्री केसर पाया जाए या फिर नर पाया जाए या फिर यानी कि पुंकेसर पाया जाए। और इसका उदाहरण हमारे पास क्या है, पपीता और तरबूज। उसके बाद जो दूसरा है वो हमारे पास है उभयलिंगी। उभयलिंगी यानी वे पुष्प जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं। जैसे कि हमारे पास होता है गुड़हल का फूल और सरसों का फूल। देखिए ये गुड़हल का फूल दिख रहा है ना आपको, इसमें जो पीले पीले वाले से हिस्से दिख रहे हैं आपको, जो वो तो क्या है हमारे पास पुंकेसर, और ये जो बीच में रेड रेड सा, लाल सा और पिंक सा जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये इसका क्या है, स्त्री केसर। यानी कि पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक ही पुष्प में उपस्थित है, और एक ही पुष्प में उपस्थित है तो वह क्या हो गया, उभयलिंगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आगे आता है एक टॉपिक, परागण क्या होता है। परागण यानी कि पराग कणों का पुंकेसर से वृत्तिकाग्र तक का स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागण। देखो हमने अभी अभी बात की थी ना भाई कि युग्मनज का निर्माण तो जब होगा ना जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलेंगे, और नर युग्मक कहाँ उपस्थित होता है, पुंकेसर पर। ठीक है, और पुंकेसर पे भी कहाँ पे उपस्थित होता है भाई, जो हमारे परागकण होते हैं उनमें। ठीक है, और जो मादा युग्मक है वो कहाँ उपस्थित होता है, मादा युग्मक हमारे पास अंडाशय में उपस्थित होता है यानी स्त्री केसर में। तो अब जो परागकण है, परागकणों को, परागकण यानी कि जो नर युग्मक है उन्हें कहाँ तक पहुँचना होगा, उन्हें मादा युग्मक तक पहुँचना होगा। और मादा युग्मक तक भी पहुँचने के लिए जो सबसे भारी उपला हिस्सा है वो क्या है, हमारे पास क्या हो, कौन सा हिस्सा है, वृत्तिकाग्र, यानी वृत्तिकाग्र तक पहुँचना होगा। तो परागण क्या होता है, परागकणों का, जो परागकण होते हैं उनका वृत्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, परागण। ठीक है, अब ये परागण जो हमारे पास होता है ये 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण यानी जब एक ही पुष्प में परागकणों का पुंकेसर से वृत्तिकाग्र तक स्थानांतरित हो जाए। जैसे कि हमने उभयलिंगी पुष्पों में पढ़ा था ना, उभयलिंगी पुष्पों में हमने क्या पढ़ा था कि जो स्त्री केसर और पुंकेसर होता है वो एक ही पुष्प में उपस्थित होता है। तो उसमें क्या होगा उभयलिंगी पुष्पों में कि एक ही पुष्प के पुंकेसर उसी पुष्प के स्त्री केसर तक पहुंच जाएंगे। तो वो तो क्या हो गया, स्वपरागण, यानी जो परागण है यानी जो परागकणों का ट्रांसफर या स्थानांतरण है वो उसी पौधे पे हो जाएगा, वह हो गया स्वपरागण। अगला हमारे पास आता है परपरागण। परपरागण क्या होता है, जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वृत्तिकाग्र तक पहुँचे। जैसे कि हमने पढ़े थे एकलिंगी पौधे, एकलिंगी पुष्पों में क्या था, स्त्री केसर या पुंकेसर एक ही जनन अंग पाया जाना था एक पुष्प में। तो उनमें क्या करना पड़ेगा कि एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों को पहुंचाना पड़ेगा, उसे हम क्या कहते हैं, परपरागण। और ये परपरागण किसके द्वारा हो सकता है, ये हवा के द्वारा हो सकता है, जल के द्वारा हो सकता है, या फिर किसी जीव के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, यानी हमने अभी अभी क्या पढ़ा कि परागण क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, स्वपरागण और परपरागण।
उसके बाद आता है निषेचन। ये जो टॉपिक है निषेचन, एक्चुअल में बोर्ड एग्जाम्स में या तो परागण पूछा जाता है या फिर निषेचन पूछा जाता है। तो समझते हैं निषेचन आखिर है क्या। पहले तो निषेचन यानी का मतलब है नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलकर युग्मनज का निर्माण करना ही निषेचन कहलाता है, फिर चाहे वो पौधों में हो या फिर जंतुओं में हो। लेकिन अगर हम पौधे में निषेचन की बात करें तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। हम इसको क्या कहेंगे, नर तथा मादा युग्मक को मिलाकर युग्मनज का निर्माण करना, जिससे भावी फल एवं बीज का निर्माण हो। भाई यही होता है ना कि क्या होता है कि जब नर युग्मक यानी जो पुंकेसर में उपस्थित होता है और जब मादा युग्मक यानी जो कि स्त्री केसर में उपस्थित होता है, और वो भी स्त्री केसर में कहाँ उपस्थित होता है, बीजांड में, हमने अभी अभी पढ़ा है। वो क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलकर फल और बीज का निर्माण करते हैं, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन। ठीक है, अब देखते हैं ये निषेचन होता क्या है। सबसे पहला तो क्या होगा, निषेचन में सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा परागण। परागण में क्या होता है, परागण में जब हवा, जल या जीव के द्वारा परागकण का वृत्तिकाग्र तक पहुंचना, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सबसे पहले तो भाई पहुंचना ही पड़ेगा ना। अब हमने पढ़ा जो वृत्तिकाग्र है वो एक चिपचिपा सा उसके ऊपर पदार्थ होता है। तो चिपचिपा सा पदार्थ होगा तो क्या होगा, परागकण उसके ऊपर जमा हो जाएगा। परागकण जमा हो जाएगा यानी परागकण उस पर बैठ जाएगा, चिपक जाएगा। अब ये परागकण क्या करेगा, परागकण एक नलिका का निर्माण करेगा, यानी एक नाली का निर्माण करेगा, और ये नाली हमारे पास वृत्तिकाग्र से होती हुई और अंड कोशिका तक पहुंच जाएगी। ठीक है, परागकण ने अब नाली का निर्माण कर लिया, जो ये नाली वहाँ तक पहुँच गई। अब इस नाली के माध्यम से, जिसे हम क्या कहते हैं, पराग नली, इस पराग नली के माध्यम से जो नर युग्मक होता है, हमने पढ़ा नर युग्मक क्या होता है, गतिशील होता है। तो गतिशील नर युग्मक इस पराग नली के माध्यम से पहुँच जाता है हमारा अंडाशय तक। ठीक है, अंडाशय के अंदर पहले ही हमें पता है मादा युग्मक विद्यमान है, तो अंडाशय के अंदर मादा युग्मक जहाँ विद्यमान है वहाँ क्या हो जाएगा, जो हमारे पास नर युग्मक है और जो हमारे पास मादा युग्मक है वो दोनों मिल जाएंगे, और दोनों के मिलने से किसका निर्माण हो जाएगा, युग्मनज का। अब युग्मनज का निर्माण हो गया, उसके बाद युग्मनज जो है, युग्मनज यानी कि क्या हो गया, जब मादा और नर युग्मक मिल गए जिससे एक भावी नई संतान की उत्पत्ति होगी, नए पौधे की उत्पत्ति होगी, उसे हमने क्या कह दिया, युग्मनज। यानी युग्मनज जो है अब विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करेगा, और ये भ्रूण आगे जाकर एक बीज का निर्माण कर लेगा, और इस बीज से नए पौधे की उत्पत्ति हो सकती है। ठीक है, और जब ये सारे परिवर्तन होते रहेंगे, यानी जब परागण होगा, जब पराग नली बनेगी, जब नर और मादा युग्मक मिलेंगे, उसी दौरान अंडाशय जो है हमारा, ये वाला जो अंडाशय जो है ये फल में परिवर्तित हो जाएगा, और पुष्प के जो अन्य भाग हैं, जो हमारे पास अन्य भाग थे ना भाई, बाह्य दल हो गया, दल हो गया, वृत्तिकाग्र हो गया, स्त्री केसर, पुंकेसर, वो सारे क्या जाएंगे, झड़ जाएंगे, क्योंकि जो स्त्री केसर और पुंकेसर के भाग है वो तो इस्तेमाल हो चुके हैं। ठीक है, यानी निषेचन में क्या हुआ, सबसे पहले निषेचन में परागण हुआ, परागण के माध्यम से जो हमारे पास परागकण थे वे पहुंच जाएंगे स्त्री केसर तक, और स्त्री केसर के भी कौन से भाग तक, वृत्तिकाग्र तक। वृत्तिकाग्र तक पहुंचने के बाद जो परागकण है वो एक परागनली का निर्माण करेगा। परागनली एक ट्यूब जैसी संरचना होती है, और ये ट्यूब जैसी संरचना कहाँ तक पहुंच जाती है, अंड कोशिका तक पहुंच जाती है, या फिर अंडाशय तक पहुंच जाएगी। अब इस ट्यूब वाली संरचना में से तीसरे स्टेप में क्या होगा, जो नर युग्मक है वो नर युग्मक गतिशील है, तो वो चलकर कहाँ तक पहुंच जाएगा, मादा युग्मक तक, और दोनों मादा युग्मक और नर युग्मक यहाँ दोनों मिल जाएंगे, जिससे किसका निर्माण हो जाएगा, युग्मनज का, और इस युग्मनज से ही बीज बन जाएगा। और इसी दौरान जो पुष्प के बाकी भाग हैं वो गिर जाएंगे, और फूल का से जो है ना वो फल का निर्माण हो जाएगा बीजांड से। ठीक है, ये हो गई निषेचन की प्रक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग ध्यान से पढ़िएगा इसको। ठीक है, उसके बाद अब हमारे बीज का निर्माण हो गया, तो अगला क्वेश्चन आता है कि बीज से पौधा कैसे बनता है। बीज को जो है ना हम मुख्यतः बात करें तो ये जो हमारे पास बीज है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ऊपर वाला ये जो बीज का हिस्सा होता है ये काम आता है मुख्यतः उगने के या नए पौधे के जन्म के। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है प्रांकुर, ये क्या होता है, भावी प्ररोह होता है, यानी इससे भावी जो है ना स्टेम बनती है, हमारा तना बनता है। और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मूलांकुर,
मूलांकुर से हमारी भावी जड़ बनती है। यानी पौधे में मुख्यतः दो भाग होते हैं, देखो भाई, बाकी तो सब बाद में बनते हैं। पहले एक क्या बनती है, जड़ बनती है, और एक क्या बनता है, तना। तो जड़ तो किससे बनेगी, मूलांकुर से, और तना किससे बनेगा, प्रांकुर से। उसके अलावा जो साइड वाला हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं बीज पत्र। बीज पत्र का काम क्या होता है, खाद्य का संग्रह करके रखना। भाई जब तक पौधे का जो है ना प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा तब तक उसको कुछ भोजन की आवश्यकता होगी ना, और उस भोजन की आवश्यकता को कौन पूर्ण करता है, बीज पत्र। ठीक है, यानी अंकुरण क्या हो गया, किसी बीज से पौधे बनने की प्रक्रिया को ही हम अंकुरण कहते हैं। और अंकुरण के दौरान प्रांकुर जो है वो भावी प्ररोह में यानी तने में बदल जाता है, और मूलांकुर जो है वो भावी जड़ में बदल जाता है। ठीक है, थैंक यू।